Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. और आज की क्लास होने वाली है हमारी इंग्लिश एंड कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस. जेके हाई कोर्ट मॉक टेस्ट 21 है, 31 है हमारा आज का. ठीक है. और आज हमने करने हैं 10 क्वेश्चन होंगे कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस के, और इसके अलावा 20 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं. तो ये क्लास आपके लिए आपको डेली की तरह इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ के साथ कंटेंट मिलता है. टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी. ठीक है. और जो भी बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं क्लास में, आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको डेली टेस्ट करवाए जाते हैं. मॉक सीरीज आपकी कंडक्ट होती हैं डेली 4 बजे शाम को और रात को 10 बजे लाइव. ठीक है. दिन को जैसे कि सेम हमारा इंग्लिश एंड कोर्ट अवेयरनेस, एंड रात को आपका कंप्यूटर्स एंड करंट अफेयर्स जो है वो रहता है. ठीक है. और इसी तरह से आपकी जब तक एग्ज़ाम होगा हम ये क्लासेस जारी रखने वाले हैं. तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये. आप क्लासेस को अटेंड करो, ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक भी ये क्लासेस जो हैं शेयर करो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन होगा हमारा कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस का. सबसे पहला क्वेश्चन है, अ प्यूने जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज. जो हाई कोर्ट का जो प्यूने जज होता है वो कौन होता है? क्वेश्चन के ऑप्शंस है द चीफ जस्टिस, द जज अदर देन द चीफ जस्टिस, ऑल जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस. तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर. यानी कि जो चीफ जस्टिस होता है उसके थोड़े जो सब ऑर्डिनेट में होता है वो होता है आपका प्यूने जज. ठीक है. चीफ जस्टिस से थोड़ी कम पोजीशन में वो रहते हैं, तो उसे आप बोलते हो प्यूने जज. और जब आपका जेएनके हाई कोर्ट बना था 1928 में, उस टाइम पे आपके 3 थे. एक आपका चीफ जस्टिस था और एक था आपका 2 प्यूने जज थे. ठीक है. तो लाला कंवर सेन आपके चीफ जस्टिस से, और बोध राजा बोध कुछ था उनका नाम. ठीक है. और खान आगा खान. ठीक है. बोध राज बहादुर कुछ नाम था, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. तो इस तरह से 3 थे ये टोटल. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे याद नहीं आ रहा. राय बहादुर आगा खान कुछ ऐसे था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्ट विच इज इलीगल इज कॉल्ड. जो एक्ट इलीगल होता है उसे क्या बोला जाता है? एक्टस रियस, एक्टस हॉक, मीनस रिया या एक्टस नॉम. तो दो चीजें होती है. एक होता है मेंस रिया, जो आपका जिसे आप क्या बोलते हो, गिल्टी माइंड. क्या बोलते हो? गिल्टी माइंड. लेकिन अगर आप एक्ट जो कि इलीगल होता है उसे आप बोलते हो एक्टस रियस. ठीक है. तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3. बिसाइड द परमानेंट सीट एट न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो मीट एट. कहाँ पे वो मिल सकते हैं? अगर आप उनकी बात करें तो उनकी परमानेंट सीट तो न्यू दिल्ली में है ना. तो यहाँ से आपको सही ऑप्शन बताना है. एनी अदर मेजर सिटी, एनी अदर यूनियन टेरिटरी, और या फिर जो भी प्लेस जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिसाइड करी होगी प्रेसिडेंट के साथ बातचीत कंसल्ट करके. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. और आज तक का जो इतिहास रहा है, 2 ही बार ऐसा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट अपनी सीट छोड़ के किसी दूसरी स्टेट या यूटी में गया है. एक तो वो गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर में 1954 की बात है, और एक आपका एक है आपका हैदराबाद में. ठीक है. हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर दो ही जगह पे सुप्रीम कोर्ट जो है खुद वहां पे विजिट करा है. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. जेएनके हाई कोर्ट की 17 अपील्स थी और वो आपको यहाँ पे उनको करने के लिए आए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग आफ्टर द वैल्यूएबल आइटम्स टू कीप देम सेफ फॉर द ओनर. तो एक ऐसा पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ये उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि वो उन सारी आइटम्स को देखभाल करे और उनको सेफ रखे, जो भी ओनर की चीज़ें होती है उनको. तो उसे बोला जाता है बेली. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. Question number 5 is, which of the following jurisdiction of the Supreme Court
allows it to settle disputes between the center and state and among states. इसमें से बताना है ये jurisdiction क्या बोलते हैं जो कि डिस्प्यूट को सेटल करता है सेंटर और स्टेट के बीच में और या फिर बहुत सारी स्टेट्स के बीच में। तो इसका सही आंसर है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये है सुप्रीम कोर्ट की उनको ये पावर है, उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि वो ये सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकती है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज टू अप्लाई फॉर अ राइट और डिमांड अ रेमेडी इट इज कॉल्ड। अगर आप कोई रेमेडी चाहते हो, ठीक है, आपका राइट है ये कि आपको वो रेमेडी मिले, उसे क्या बोला जाता है? सिटीजन राइट, क्लॉज, क्लेम या फिर कैवियट। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा कैवियट। तो कैवियट फाइल करी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये आपका राइट होता है। कई बार आपको पता होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल हो सकता है, तो आप पहले ही वहां जाके ये कैवियट फाइल कर सकते हो कि जब भी ये पर्टिकुलर केस आपके अगेंस्ट फाइल करा जाए तो यू शुड नो अबाउट दिस एंड कोर्ट शुड बी एबल टू इन्फॉर्म यू बिफोर दैट केस। तो ये आपका राइट होता है कैवियट फाइल करना। क्वेश्चन नंबर 7 इज a person can be appointed as a district judge of Jammu and Kashmir if he or she has been an advocate or pleader for at least। तो कितने साल तक उसको जो है एज अ प्लीडर वहां पे काम किया होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही है, एक होता है आपका हाई कोर्ट जज, उसके लिए मिनिमम 10 ईयर्स चाहिए होते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 ईयर्स इस पे चाहिए होते हैं। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जो है वीडियोस को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से अगर आप नहीं करोगे तो हमारी वीडियोस प्रमोट नहीं होती हैं, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है डेली 2 लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं और आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि कितना कंटेंट लिखने में, पीडीएफ्स बनाने में, फिर वीडियोस बना के अपलोड करने में, फिर आपकी वीडियोस साथ साथ में देखने में तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको प्लीज़ अप्रिशिएट किया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए। समथिंग दैट इज फॉर्ज्ड और कॉपीड विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग। आप किसी को धोखाधड़ी से उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, कुछ भी जो फाइनेंशियल रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं मैक्सिमम, तो इसको क्या बोला जाता है? तो ये होता है किसी को काउंटर फीट करना। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन में आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ऑथ ऑफ ऑफिस टू अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज की जो ऑथ होती है, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर कौन करता है? द गवर्नर, द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें गवर्नर या प्रेसिडेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। गवर्नर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्टर्स द ऑथ ऑफ ऑफिस टू अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका कोर्ट अवेयरनेस का। द हैंडलिंग ओवर अ क्रिमिनल टू द कंट्री द क्राइम वॉज कमिटेड। तो जिस कंट्री में क्राइम कमिट हुआ है उसी कंट्री को ये आपका जो क्रिमिनल है उसको हैंड ओवर करना, उसे क्या बोला जाता है? क्योंकि आपको पता ही है जैसे विजय माल्या टाइप पर्सन्स जो हैं अगर कुछ गलत करते हैं तो ये उस कंट्री का ये मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंडिया को ऐसे लोगों को वापस किया जाए जो भगोड़े होते हैं। तो इसको बोला जाता है आपका एक्स्ट्राडिक्शन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो अभी हम करने वाले हैं इंग्लिश के आपके क्वेश्चंस, तो ये ध्यान रखना है आपको। और कोई भी अब जो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे आपको ये टारगेट लेके जाना है 18+ आपका स्कोर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मिनिमम टारगेट है भाई आपका आज का। क्वेश्चन है शी कुडंट डैश द शॉक ऑफ लूजिंग हर जॉब। वो उस शॉक को ही उससे से उभर ही नहीं पा रही है कि उसको उसकी जो जॉब चली गई। बताएं इसमें क्या ऑप्शन आएगा? तो
ये है, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेट ओवर। ठीक है, तो गेट ओवर का मतलब होता है कि जो भी आपको डिफिकल्टी आई थी आप उससे रिकवर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, और यानी कि वो रिकवर नहीं हो पा रही है, गेट ओवर होता है रिकवर होना, लेकिन कुडंट गेट ओवर, वो रिकवर नहीं हो पाई। ठीक है, बाकी के भी ऑप्शंस हम देखेंगे। गेट अक्रॉस का मतलब होता है कि आप किसी को समझा रहे हो, ठीक है, समझा पा रहे हो, उसे बोलते हैं मीन्स टू कम्युनिकेट और टू मेक अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन। और इसका थर्ड यानी कि गेट थ्रू होता है कि आप कोई टास्क को कंप्लीट कर रहे हो, या फिर कोई भी डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, ठीक है, उसको आप एंड्योर कर रहे हो उस टास्क पीरियड को, या फिर कोई भी टास्क को आप क्या कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, ये होता है। गेट बाय का मतलब होता है कि आप मैनेज कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियली या किसी भी तरह से, तो ये होता है आपका गेट बाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, our society is dash, our society is dashed by the evil of corruption, the integrity of even senior official is disputed। तो इसका सही आंसर होगा आपका एंडेंजर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो अगर हम बात करें एंडेंजर्ड की, तो ये बताता है कि कोई चीज़, यानी कि किसी चीज़ की वजह से आपको हार्म हुआ था पास्ट में, वो होता है आपका एंडेंजर। तो इंडिक्ट होता है कि पॉइंट आउट करना किसी चीज़ के ऊपर, क्या करना, पॉइंट आउट करना किसी के ऊपर। और बात करें हम स्पेसिफाइड की, तो कोई चीज़ आपको क्या करना हो, अगर आइडेंटिफाई करना हो, उसके लिए ये आपका स्पेसिफाई यूज़ होता है। या फिर उसके बाद होगी आपका आइडेंटिफाई का, अगर हम बात करें तो ये पास्ट टेंस होता है आइडेंटिफाई का। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। ठीक है, ये होता है आपका आइडेंटिफाई। Question number 13th is, India's Republic Day parade had among the main dash and all over women's marching contingent। तो जितने भी सारे वहाँ पे कंटिजेंट थे, तो इंडिया की जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें कौन था मेन डैश, मेन क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्ले, स्पेक्टेकल, डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर अट्रैक्शन। तो यहाँ पे तो ये सीधा सही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये था आपका मेन अट्रैक्शन जो सबको अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, यानी कि एक्शन और पावर ऑफ इवोकिंग इंटरेस्ट, किसी चीज के ऊपर किसी का इंटरेस्ट बढ़ना, अट्रैक्ट होना, ये होता है आपका। डिस्प्ले होता है कि आप किसी चीज को कोई चीज दिखा रहे हो, ठीक है, जो आप देख सकते हो। स्पेक्टेकल्स तो चलो छोड़िए, डिमॉन्स्ट्रेट तो वही होता है सेम। नेक्स्ट, The jungle was nearly dashed, so the progress was slow। जंगल की प्रोग्रेस स्लो क्यों है? क्योंकि वहां से देख पाना, ठीक है, वहां से गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो उसे आप बोलते हो इम्पॉसिबल टू सी थ्रू और गो थ्रू। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इम्पेनिट्रेबल इज द राइट ऑप्शन। इमोबाइल होता है कि आप हिल नहीं पा रहे हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पा रहे हो। और बात करें हम इमटेरियल की, तो जो कि मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ना हो या फिर सब्जेक्ट के रिलेटेड ना हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो इमोर्टल तो होता है कि हमेशा के लिए आप जीवित रह रहे हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 इज, मोहन रिमेन्स डैश दीज डेज। तो ये जो मोरोज वर्ड है इसका आपने बताना है सेम मीनिंग। मोहन आजकल काफी ज्यादा मोरोज रह रहा है, आप लोग हो क्या मोरोज? यानी कि इसका होता है ऑप्शन नंबर डी, सलन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, यानी कि आप एंग्री हो, ठीक है, आप स्माइल करने के लिए मतलब तैयार नहीं हो, आप स्माइल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या हमेशा गुस्से में रहते हो, तो उसका मतलब होता है ये। ठीक है, मोरोज भी आपका होता है अनहैप्पी। तो बस ये आपको पढ़ना है। जेनरस तो होता है कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा दयालु होते हैं, पैसे वगैरह दे देते हैं, ठीक है, मदद करते हैं किसी की, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं जेनरस। चिरपी होते हैं जो हमेशा आपके खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, वो होते हैं आपके चिरपी पीपल। और बात करें हम इंट्रोस्पेक्टिव की, तो इंट्रोस्पेक्टिंग जो लोग होते हैं कि अपने ही आइडियाज़ को कंसीडर करते हैं, अपने जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बजाय इसके कि वो लोगों की भावनाओं को भी देखें, उन पर भी सोचे, लेकिन ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं।
अपना इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं। सिलेक्ट द अपोजिट मीनिंग किसका है ये, यहाँ पे आपका आएगा कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट का आपने बताना है अपोजिट मीनिंग। तो कॉन्फिडेंट तो आपको पता ही है कि कॉन्फिडेंट जो इंसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो आप किसी चीज़ में आत्मविश्वास होता है उनका, उनकी जो भी उनके जो विचार होते हैं वो उसमें फर्म रहते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो भी वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इम्प्रूडेंट की, ठीक है, तो यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं ना जो लोग, उनको बोलते हैं, जो इनकी उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो चिढ़ जाते हैं 1 मिनट में। इम्पेशेंट तो आपको कोई मतलब है ही नहीं है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो जाते हो, जल्दी चिढ़ जाते हो एक तरह से। इम्प्रूडेंट होता है कि आप किसी को मतलब किसी के लिए आप केयर नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि उसका परिणाम क्या होगा, दैट इज इम्प्रूडेंट। इम्पेशेंट होता है कि आप चिढ़ जाते हो जल्दी। ठीक है, आप में पेशेंस नहीं है। इम्प्रूडेंट और पेशेंस इम्पेशेंट आप देख लेना। डिफिडेंट होता है इसका अपोजिट। ठीक है, कि आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, यू आर डिफिडेंट पीपल। ठीक है, और रिलेक्टेंट का मतलब होता है कि हिचकिचाहट, हेजिटेशन इज आपका रिलेक्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The president condemned the act of violence during the celebration of the festival. तो violence जो होती है तो वो तो पता ही होगा आपको क्या होता है, तो इसका आपने बताना है अपोजिट मीनिंग। तो वायलेंस होता है कि किसी को चोट पहुंचाना, किसी को मारने की कोशिश करना, दैट इज मीन बाय वायलेंस। तो इसका अगर हम अपोजिट देखें तो वो है आपका सोब्रियटी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस और जो है सेंसिबल पर्सन होते हो, उन्हें आप बोलते हो सोब्रियटी। तो बाकी रीज़न तो आपको पता ही है। और इंस्टिगेशन होता है कि उकसाना, ठीक है, किसी को भड़काना। लेकिन वायलेंस होता है एक्चुअल में वो चीज़ आप कर रहे हो। रेस्ट्रेन होता है कि आप लिमिट या फिर कंट्रोल कर रहे हो किसी चीज़ को, दैट इज मीन बाय रेस्ट्रेंट। हिज टिमिडिटी प्रूव्ड कॉस्टली। तो यहाँ पे बताना है आपने टिमिड जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो टिमिडिटी का मतलब होता है कि आत्मविश्वास की कमी। ठीक है, तो आप जो है अंडर कॉन्फिडेंट हो। अगर हम इसके अपोजिट में देखें तो इसका अपोजिट होगा आपका बोल्ड। ठीक है, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा फेयरलेस लोग होते हैं। ठीक है, नीडर होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, वो होते हैं आपके बोल्ड। तो एरोगेंस का मतलब होता है कि घमंडी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो लोग घमंडी होते हैं। स्किलफुल होता है कि जिसमें कोई टैलेंट हो। ठीक है, कनिंग तो आपको पता ही होगा, चालाक लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। यहाँ पे आपने बताना है कि इसमें एरर क्या होगी। ही रिफ्यूज्ड टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट। तो ये बताना है इसमें एरर किस पार्ट में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पे ही रिफ्यूज्ड टू पॉइंट आउट आना था, ही रिफ्यूज्ड टू पॉइंट इट आउट। तो यहाँ पे आपका ये इट पहले लग गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। They know they will face either a swift backlash or defending silence. तो यहाँ पे इसका बताना है एरर कहाँ पे आएगा। तो इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल एकदम सही है। अब यहाँ पे आपने प्रीपोजिशन के कुछ एरर बताने हैं। 5 क्वेश्चन होंगे आपके प्रीपोजिशन के, तो वो आप बताएंगे। Rekha has a dash. Rekha has a great enmity for her brother's friend. No error. तो इसमें बताएं आप कौन से पार्ट में आपका एरर होगा। तो रेखा हैज अ ग्रेट, तो ये तो सही है। एनमिटी फॉर हर नहीं आता है, यहाँ पे आपका आना है 2 वर्ड्स। ठीक है, एनमिटी के साथ क्या लगेगा आपका 2 वर्ड्स, हर ब्रदर्स फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 22। ओहो, ये आपको दिख ही गया। मिस्टर बैकॉन हैज ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली, नो एरर। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आपका आएगा यूज अफेक्शन फॉर। क्या आएगा आपका अफेक्शन फॉर। ठीक है, ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली। क्वेश्चन नंबर 3 इज ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न्ड होम विदाउट एनी वाटर, नो एरर। तो इनटू द रिवर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इन द रिवर। ही थ्रू द बकेट इन द रिवर एंड रिटर्न्ड होम। तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में इसका एरर होगा। एक सेकेंड, थ्रो इन आएगा क्या।
थ्रो द बकेट इन आएगा ना, थ्रो इन द बकेट, तो ऑप्शन नंबर बी में ही है इसका, ठीक है, थ्रू इन आएगा, इनटू नहीं आएगा। 24 था, ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट, तो ये तो सबको आना ही चाहिए। वर्दी के साथ क्या लगता है आपका, ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर है, वर्दी ऑफ इट। आई कैनॉट डील फ्रॉम दोज अनरोली स्टूडेंट्स, नो एरर, तो यहाँ पे आप किसी स्टूडेंट्स के साथ डील नहीं कर पा रहे हो, यानी कि इनके साथ लगेगा विद। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस में डील करते हो तो उसके लिए आपका लगता है डील्स इन गारमेंट्स, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस हो, लेकिन यहाँ पे इस चीज के लिए आपका लगता है डील विद। अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे idioms एंड phrases के, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। द थीफ पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ टिकट एग्जामिनर, जो थीफ अपने आप को बता रहा था, चोर था ना, वो अपने आप को ये प्रूफ करना चाह रहा था कि वो क्या है, टिकट एग्जामिनर है, यानी कि झूठ बोल रहा था वो, ठीक है। तो यानी कि वो जैसा है वैसा नहीं दिखा रहा था, डिस्क्राइब नहीं होता, डिसीव नहीं होता है, वॉज रिगार्ड, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, ठीक है, जो है वो नहीं बताना, कुछ अलग बताना जो कि वो नहीं है, डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, अपनी आइडेंटिटी गलत बताना। अ ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द वाइट फेदर इन द फेस ऑफ द हिज एनिमी, तो अगर जो भी ब्रेव सोल्जर होंगे तो अपने एनिमी के सामने खड़े होंगे, तो क्या वो डर जाएंगे, क्या वो कॉवर्ड बन सकते हैं? अगर कॉवर्ड बन जाएगी तो फिर वो एनिमी को फेस नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि अपना वाइट फेदर क्या होता है कि वो क्या है, कॉवर्ड है, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे अपना वाइट फेदर, वो क्या दिखेंगे, वो उनके सामने ब्रेव दिखना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शो साइंस ऑफ कॉवर्डिस। The poor man moved from pillar to post to get money, तो पिलर टू पिलर जाना, पिलर टू पोस्ट, यानी कि हर जगह पे हाथ पैर मारना, अपना बेस्ट ट्राई करना ताकि उसको पैसा मिल सके, ठीक है, हर जगह पे जाते हैं ना वो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ट्राइड हिज बेस्ट। नेक्स्ट, you have to be tactful in handling the sensitive matters rather than putting the cart before the house, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी सेंसिटिव मैटर्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है, ठीक है, ना कि मतलब आप हाथ पैर ही अपने छोड़ दो वहां पे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टैकलिंग थिंग्स इन द रॉन्ग वे, ये आपको ध्यान रखना है। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है टैकलिंग थिंग्स इन अ रॉन्ग वे। टैक्टफुल होता है कि आप जो है सही वे में उसको हैंडल करना जानते हो, ठीक है, आप एक तरह से रैशनल पर्सन होने चाहिए, सेंसिटिव भी होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे होता है टैकलिंग थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, यानी कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका होता है ये मतलब। The boys cried with one voice that the examination should be postponed. Cried with one voice का आपने बताना है क्या होता है idiom, यानी कि आप एक ही आवाज में एक मत बन के आप ये बोल रहे हो कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन होना चाहिए। यूनानिमस डिसीजन इज द वन डिसीजन ऑफ ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट इज द स्कीम अपियर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश, सबसे पहले टाइम पे जब आपने देखा तो आपको वो वर्थलेस लगी वो स्कीम, तो इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट साइट में ही आपको वो लग गया कि ये जो स्कीम है वो वर्थलेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 30 कंप्लीट हो गए। आपकी कितनी स्कोर है आप जो है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह से आपको डेली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आपको क्लास कैसी लगी है आप अपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विषय वाली मैम।